तो अगर हम लोग बोले रेडियो एक्टिविटी, तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या है? ये रेडियो एक्टिविटी है जब अनस्टेबल न्यूक्लियस, कैसे अनस्टेबल न्यूक्लियस ये स्टेबल होने की कोशिश करता है। नेचर का लॉ है कि कोई भी अनस्टेबल चीज़ जो रहती है वो क्या करती है, वो इट ट्राई टू गेट स्टेबिलिटी। तो न्यूक्लियस के साथ भी वही होता है। क्या होता है न्यूक्लियस के साथ? बहुत ज़्यादा हो, हमने ग्राफ में पढ़ा था ये। तो जब भी अनस्टेबल न्यूक्लियस रहेगा, मतलब जिसका एटॉमिक मास नंबर बहुत कम रहे या जिसका मास नंबर बहुत ज़्यादा रहे, तो ये न्यूक्लियस क्या रहेगा? ये अनस्टेबल रहेगा। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करेगा? इट विल ट्राई टू गेट स्टेबिलिटी। कैसे स्टेबिलिटी हासिल करेगा? ये कैसे स्टेबल होने की कोशिश करेगा? इट ट्राई टू डिके इट्सेल्फ। इट ट्राई टू डिके इट्सेल्फ। डिके मतलब क्या? डिके मतलब डिग्रेड होना, या हमारी लैंग्वेज में बोले तो हम बोलते हैं सड़ना किसी चीज़ का। तो डिके ऑफ न्यूक्लियस मतलब क्या? न्यूक्लियस डिग्रेड हो रहा है भाई, सड़ रहा है वो। क्या होगा सड़ के वो कोई दूसरी स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो बहुत ही लाइट न्यूक्लियाई है, अगर मैंने बोला दो लाइट न्यूक्लियाई काय के हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन के, ये काय के हैं? हाइड्रोजन के, बहुत लाइट है ना, एक है उसका मास नंबर। अनस्टेबल है, क्या करेंगे? स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। ये कैसे स्टेबल होने की कोशिश करेंगे? ये दोनों मिल जाएंगे। अब जब मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? ये दोनों मिलके एक स्टेबल न्यूक्लिया बना देंगे, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं हेलियम रहेगा। इसका प्रोसेस है बड़ा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे फिशन फ्यूजन में। तो अनस्टेबल न्यूक्लिया है, कैसे थे ये दोनों लाइट न्यूक्लिया थे, हल्के थे, जो हमने बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ में हमने देखा कि लेफ्ट साइड में जो पाए जाते थे, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम रहती थी। तो ये लाइटर जो न्यूक्लियाई है, ये क्या करते हैं? ये स्टेबल होने के लिए कंबाइन हो जाते हैं। और जो हेवियर न्यूक्लियाई रहते हैं वो क्या करते हैं? हेवियर न्यूक्लियाई अगर है, बड़ा न्यूक्लियाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरेनियम का न्यूक्लियाई है, तो ये क्या करेगा? यूरेनियम का न्यूक्लियाई क्या करेगा? ये टूटकर दो अलग अलग न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। काय में हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल थोरियम और हेलियम बन जाएगा, या क्रिप्टॉन और बेरियम बन जाएगा, जो भी उसका कन्वर्ट करेगा। उसके लिए क्या ज़रूरी रहेगा? उसके लिए ये ज़रूरी रहेगा कि उसका जो ओवरलोडेड है, तो क्या करेगा? वो लोड कम करते जाएगा। तो जो लोड कम करेगा, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सम पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। ये कंटिन्यू निकलते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो यूरेनियम रहेगा वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे अलग होने वाले पार्टिकल जो रहेंगे वो कौन से? हेलियम है। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हो रहा है कि हेवियर न्यूक्लियस कन्वर्टेड इनटू लाइटर न्यूक्लियस, तो इस कन्वर्शन को बोला जाता है डीके। इसको क्या बोला जाता है? डीके मतलब डिग्रेड होना, सड़ना भी, ऐसे मैंने बताया। तो ये न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस पार्टिकल को बाहर फेंकेगा अपने आप से, सम लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, और इट इज़ स्टेबल देन दिस। इट मे और मे नॉट बी कम्प्लीटली स्टेबल, बट इट इज़ स्टेबल देन दिस। तो दिस कन्वर्शन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियस बाय इमिटिंग सम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कुछ टाइप ऑफ पार्टिकल वो बाहर निकालेगा। तो इस एक्टिविटी को, कंप्लीट एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी इज डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जब क्या होता है? डिके होकर, डिग्रेड होकर स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। और रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? किसी ना किसी टाइप का पार्टिकल वहाँ से इमिट होता है, किसी ना किसी टाइप का पार्टिकल।
अब ये किसी ना किसी टाइप के पार्टिकल, कितने टाइप के पार्टिकल रहते हैं? ये 3 टाइप के पार्टिकल रहते हैं। इसीलिए रेडियो एक्टिविटी जो रहती है उसके 3 अलग अलग टाइप हम लोग बोल सकते हैं। वो क्या क्या है? उसको हम लोग पहले बोलते हैं अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा डीके में क्या रहता है? अल्फ़ा डीके में ये रहता है कि हेवियर न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकलते हैं। और हमको मालूम है अल्फ़ा पार्टिकल क्या रहते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल रहते हैं हेलियम न्यूक्लियस। हेलियम न्यूक्लियस रहते हैं। और हेलियम मतलब क्या रहता है? हेलियम में 2 प्रोटॉन रहते हैं और टोटल मास नंबर 4 है उसका। तो जब भी हेवियर न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल यानी हेलियम का न्यूक्लियस वहाँ से बाहर निकले तो क्या होगा? इस प्रोसेस को बोलेंगे अल्फ़ा डीके। ऐसे ही अगर किसी हेवियर न्यूक्लियस से क्या हो, वहाँ से दूसरे किस्म के पार्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन या जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन मतलब पॉजिट्रॉन मतलब क्या? पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव वर्जन रहेगा, ये समझ लीजिए। ये प्रोटॉन नहीं रहेगा, ये पॉजिट्रॉन रहेगा, है ना। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में फ़र्क है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिवली चार्ज, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो बीटा डीके में या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या तो पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा। समटाइम्स these electrons are also called as beta particles. Third types of decay is known as gamma decay. gamma decay में क्या रहता है? gamma decay में हाई एनर्जी फोटॉन्स बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हाई एनर्जी फोटॉन्स बाहर निकलते हैं। जब भी हम लोग फोटॉन्स की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए आप कि ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ा था, पूरा स्पेक्ट्रम। तो इसमें जो हाई एनर्जी का मतलब क्या रहेगा? कि ऐसे फोटॉन जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसको क्या बोलेंगे? ऐसे डीके को बोलेंगे गैमा डीके। ये तीनों हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ रेडियो एक्टिविटी के इंट्रोडक्शन में ये समझ लीजिए कि रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिविटी इज व्हाट इट इज डिग्रेडेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस बाय इमिटिंग सम काइंड ऑफ पार्टिकल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू स्टेबल न्यूक्लियस। ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या है? पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसकी इक्वेशन देखेंगे और फिर इस इक्वेशन को यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे इसको। ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके स्टेट्स दैट the rate of nuclear decay with respect to time is directly proportional to number of radioactive nuclei in the sample. क्या मतलब हुआ? The rate of radioactive nuclei with respect to time change n nuclei, radioactive nuclei अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमको पता है जब भी कोई भी चीज़ टाइम के साथ चेंज होती है, वेरी होती है, तो हम लोग उसको dt के फॉर्म में लिखते हैं। तो dn बाई dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल। एक सैंपल लिए हमने, उसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की क्वांटिटी फॉर एग्जांपल कुछ थी, तो उसका रेट ऑफ डीके क्या रहेगा? वो रेट ऑफ डीके इसके साथ में चेंज होगा। ये है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं। dn चेंज इन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन dn बाई dt इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी इक्वालिटी में बदलेगी तो कांस्टेंट लग जाएगा वहाँ पर। ये क्या बन गया? ये बन गया dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा n। इसमें ये माइनस क्यों आया ये भी आगे देखते हैं। लैम्बडा जो है इसको बोला जाता है डिसइंटीग्रेशन एक्टिव डीके कांस्टेंट।
रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, ठीक है, लैम्बडा। अब इससे हमको एक इक्वेशन मिलेगा जो हमको बताएगा कि अगर एक सैंपल में नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इतने थे, फॉर एग्जांपल कुछ नंबर थे, और इतना टाइम टी गुजरने के बाद में उसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कितने बचेंगे। तो ये इक्वेशन के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो कैसे, डी एन, ये एन इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा डी टी इधर आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1/n डी एन इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा डी टी। इसमें हमको लिमिट रखना है कि ये जो रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है ये कब से कब तक हो रहा है। हमने बोला कि टाइम इसका 0 से टाइम टी के दरमियान हो रहा है, और कितने सैंपल का हो रहा है। शुरू में जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 था, जब इसके नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो थे वो n0 थे। आज की तारीख में कितने हैं, आज की तारीख में n है। तो टाइम अगर 0 to t के बीच में जा रहा है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस थे वो n0 से n के बीच में चेंज हो रहा है। तो इसके बीच में इसे यहाँ पर हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर पुटअप की। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। 1/n का क्या हो जाएगा, 1/n का हो जाएगा लॉग नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा इसका n0 to n, और इसका क्या हो जाएगा माइनस लैम्बडा कांस्टेंट हो जाएगा, और t का लिमिट हो जाएगा 0 to t। तो यहाँ पर बन जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा t। यहाँ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये बन जाएगा log n/n0 to the base e is equal to माइनस लैम्बडा t। अब इसको और सिंप्लीफाई किए, लॉग की प्रॉपर्टी वापस यूज़ किए, तो ये बन जाएगा n/n0 इज इक्वल टू e⁻ माइनस लैम्बडा t। ये n0 इधर आ जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू n0 e⁻ माइनस लैम्बडा t। दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस इक्वेशन को समझिए कि इक्वेशन हमको क्या बोल रही है। ये इक्वेशन बोल रही है कि जब हमने ये सैंपल का ऑब्जर्वेशन जब से लिया है उस वक्त, मतलब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तब इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो थे वो n0 थे। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कितने थे, n0 थे। अब टाइम t गुजर गया, टाइम t गुजर गया, टाइम t कितना भी हो सकता है, ये 10 मिनट भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, और बिलियन ऑफ ईयर्स भी हो सकता है t। उतना टाइम गुजरने के बाद में जब हमने ऑब्जर्व किया तो उसमें रेडियो एक्टिव सैंपल कितने बचेंगे, वो n बचेंगे। अब इसमें सबसे अहम रोल किसका है, सबसे अहम रोल लैम्बडा का है। अब ये लैम्बडा क्या बोल रहा है हमको, लैम्बडा ये बोल रहा है कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है या रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट है। ये किसका है, ये उस पर्टिकुलर एलिमेंट का है जिसके न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं सैंपल में। तो ये याद रखिए, लैम्बडा जो है ये सबके लिए अलग अलग रहेगा, एंड इट डिपेंड्स ऑन रेडियो एक्टिव मटेरियल। समझ में आ रहा है, रेडियो एक्टिव मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहेगा, और ये हमको बताएगा कि कितना टाइम गुजरने के बाद में उसमें कितने न्यूक्लियस बचेंगे। और e⁻⁻ है, इसका क्या मतलब है, e⁻⁻ का मतलब ये हो रहा है कि इट इज़ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग माइनस है ना। यानी लैम्बडा जैसे जैसे बढ़ेगा, टाइम जैसे जैसे, लैम्बडा तो मटेरियल कांस्टेंट है, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे n कम होगा, ठीक है।
तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। इस पर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके की इक्वेशन है, जिसमें n क्या है, इसमें n है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट प्रेजेंट। अभी कितना है उसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, है ना। और N0 क्या है, N0 है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियली, के पहले कितना था, इनिशियली उसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कितना था। और ये T क्या है, कितना टाइम पास हुआ है, ऑब्जर्वेशन टाइम। ऑब्जर्वेशन टाइम जो है ये याद रखिए कि ये सब स्टैंडर्ड यूनिट्स रहेंगे इसके, और कन्वर्शन करना पड़ता है। टाइम का यूनिट सेकंड रहेगा स्टैंडर्ड, ये याद रखिए। इनका है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट प्रेजेंट, बचा हुआ है ना, आज की तारीख में कितना बचा हुआ है उसमें। N0 क्या था उस तारीख में, जब टाइम T0 था, जब कितना था। इस इक्वेशन को यूज़ करने में कन्फ्यूजन रहता है। अभी अगर मैंने बोला कि आफ्टर टाइम T, बहुत ध्यान से सुनिए, आफ्टर टाइम T हाउ मैनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर डिकेड, कितने न्यूक्लियाई डिके हो चुके हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। इनिशियली कितने थे N0, आज की तारीख में कितने हैं N, तो कितने डिके हो गए N0 माइनस N। तो ये N क्या है, आज की तारीख में कितने बचे हुए हैं, ये इनिशियली कितने थे, बहुत ध्यान रखें। यहाँ पर हम एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम लोग इंडिकेट करेंगे R से, और उसका नाम है रेडियो एक्टिव डिके रेट, या उसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। हम लोग उसको इंडिकेट करेंगे R से, और उसको बोलेंगे क्या, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अभी तो आपने बोला कि रेडियो एक्टिव डिके यहाँ पर dN/dt है, रेट ऑफ डिके, फिर ये R कहाँ से आ गया, तो R भी जो है यही है dN/dt, लेकिन निगेटिव है। R इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस dN/dt रहेगा, माइनस dN/dt रहेगा। तो R ये टर्म क्या है, रेडियो एक्टिव डिके, या इसका और एक नाम है, इसको रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है, रेडियो एक्टिविटी, या और एक नाम है ओनली एक्टिविटी। तो बच्चों ये समझ लीजिए कि अगर हमको रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो रहती है वो हम लोग को मेज़र करना ज़रूरी रहता है। तो जब हम अगर रेडियो एक्टिविटी को मेज़र कर रहे हैं तो वो R की शक्ल में आएगी, वो है ना। अब जब हम कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं तो उसकी यूनिट रहती है, तो उसकी यूनिट है बैकरल, इसको इंडिकेट करते हैं BQ से, और ये नाम है हेनरी बैकरल के ऊपर, BACQUEREL, बैकरल। तो इसकी SI यूनिट है एक्टिविटी की, क्या है, बैकरल। ये हेनरी बैकरल के ऊपर है, जिसने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का स्टडी किया, इसका ऑब्जर्वेशन किया। तो ये R क्या है हमारा, R है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, और रेडियो एक्टिविटी, और ओनली एक्टिविटी। अब आ जाइए, इसको N है हमारे पास में, तो उसको विद रिस्पेक्ट टू T करके देखते हैं क्या आता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T, तो क्या आ जाएगा, ये R इज इक्वल टू, ये माइनस ऐसी है, डी ऑफ N,
तो हो जाएगा n0 और इसका हो जाएगा माइनस लेमडा इंटू ई रेज टू माइनस लेमडा टी। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, देयरफॉर r इज इक्वल टू n0 लेमडा ई रेज टू माइनस लेमडा टी। इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करता हूँ, तो लैम्बडा को पहले लिख देता हूँ r इज इक्वल टू लैम्बडा n0 ई रेज टू माइनस लेमडा टी। अभी इसमें ये जो टर्म है, ये टर्म क्या आ गई है, ये टर्म आ गई n, तो r को क्या लिख सकते हैं हम लोग, r इज इक्वल टू लैम्बडा n। तो किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल में अगर हमको नंबर ऑफ़ न्यूक्लिया मालूम करना है या नंबर ऑफ़ न्यूक्लिया हमारे पास में है, तो हम बता सकते हैं कि उसकी रेडियो एक्टिव डिके रेट क्या है, उसका रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके क्या है या उसकी एक्टिविटी क्या है। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी बैकरल BQ। इसमें ये जो लैम्बडा n0 है, इसको r0 भी बोला जाता है। तो इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू r0 ई रेज टू लैम्बडा माइनस लैम्बडा टी। इसमें ये r0 क्या है, r0 कंपेयर करें तो r0 है लैम्बडा n0। तो हमने जो देखा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, उसकी पहली इक्वेशन हम आई थी हमारी n इज इक्वल टू n0 ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी। फिर एक्टिविटी की फॉर्म में जो इक्वेशन आई हमारी वो है r इज इक्वल टू लैम्बडा n या r इज इक्वल टू r0 ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी, और इसका यूनिट है बैकरल।